सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और हमें राजा आमिर अब्बास एडवोकेट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बड़ा उनका तजर्बा भी है, कानून भी समझते हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। और जो आज के इश्यूज़ हैं उनमें एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज 5 मेंबर बेंच का फ़ैसला है, जो काजी फ़ायज़ा साहब 2 मेंबर बेंच ने जो अज़ ख़ुद नोटिस लिया था, उस ऑर्डर को रिकॉल किया गया और मामलात जो हैं वो असूल वज़ा किए गए कि जो सुओ मोटो है वो किस तरह से वो लिया जाएगा, और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सोल पावर है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। इस और जो बाकी जो मामला थे वो चीफ़ जस्टिस की तरफ भेजे गए हैं कि अब वो जिस बेंच को भी रेफ़र करें। राजा आमिर अब्बास से इस पर भी बात करेंगे। और फिर दूसरी जो आज मामला है 3 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, बड़ी एक तकरीब कन्वेंशन सेंटर में, उसमें जो इमरान खान साहब की 3 साल परफॉर्मेंस है उस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई और लोगों को बताने की भी कोशिश की गई कि ये 3 साल बहुत अच्छे। और इस पर आज बात करेंगे कि वाकई क्या हुआ इन 3 सालों में। उसमें भी राजा आमिर अब्बास, क्योंकि बहुत सारे मामला जो हैं अदालतों से रिलेटेड है और यही इमरान खान साहब का सबसे बड़ा इलेक्शन का वादा था, वो बात कहाँ तक गई है, इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा जिक्र मैं कर दूँ, जो ख़बरें आ रही हैं काबुल से, वहाँ पर काबुल एयरपोर्ट के सामने एक मशरकी गेट पर एक धमाका हुआ, बताया जा रहा है सुसाइड ये बॉम्बिंग थी और 13 अफराद बताया जा रहा है कि इसमें अभी तक उनकी हलाकतें हो चुकी हैं और भी बहुत सारे ज़ख्मी हैं। अभी तक जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वहाँ से वो सस्पेंड नहीं हुआ, लेकिन ये एक वाक़या जो है इसने एक दफ़ा फिर आने वाला वक्त कैसे हो सकता है और काबुल के अंदर क्या सिचुएशन है उसकी निशानदेही की है। डिप्लोमेसी अपनी जगह पर जारी है। आज सदर पुतिन के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू भी हुई, टेलीफोनिक प्रेसिडेंट पुतिन ने कॉल की थी। और उसके बाद उससे पहले पुतिन ने चाइना के सदर शी से एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की। जो रीड आउट्स आए हैं दोनों के, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर पुतिन की गुफ्तगू के, उसमें बहुत सारी चीज़ें तो सिमिलर हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो थोड़ा पाकिस्तानी जो प्रेस रिलीज़ है उसमें ये ज़िक्र किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सदर पुतिन को पाकिस्तान आने की दावत दी, जबकि जो रशियन कम्युनिके है उसमें ये तो लिखा गया है कि रिलेशनशिप इंटेंसिफाई किए जाएंगे, लेकिन इस बात का तस्करा नहीं है क्या वजह है। और रूस, चाइना और पाकिस्तान मिलकर अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं, ये भी आज का हमारा मौजू है। अगले हिस्से में जाके हमें प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनाब अनवर रज़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे और जो प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन है पास, उसके प्रेसिडेंट अमजद भट्टी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे उस हम सेगमेंट में। पर्टिकुलरली जो आज का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उस पर हम बात करेंगे और राजा आमिर अब्बास तो हमारे साथ हैं ही हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा जो आज 3 साल परफॉर्मेंस के हवाले से बात की गई, उसमें 2-4 चीज़ें तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसका क्रेडिट है। बहुत सारे लोग उस पर तबसरा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जनाब ये तो पता नहीं पाकिस्तान की तकदीर को इन्होंने बदल दिया। जो कुछ न्यूट्रल लोग हैं वो जहाँ पर कामयाबियाँ हुई हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनका भी जिक्र कर रहे हैं और जो ग्रे एरियाज़ हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं। अपोजिशन ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। 2-3 बातें बहुत अहम हुई हैं। 2 वाक़यात जो हैं उन्होंने, जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तानियों को एतमाद दिया है। एक तो जो 2019 में पुलवामा हमलों के बाद जो पाकिस्तान पर जिस तरह भारत ने जारहियत करने की जो कोशिश की थी, इमरान खान साहब ने जिस तरह उसका जवाब दिया और पाकिस्तानी फ़ौज अपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ और अवाम के साथ खड़ी हुई, वो उसने वाकई कौम को एक बहुत ही ज़्यादा उसने एतमाद दिया। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म ने बात की कि एब्सोल्यूटली नॉट, ये एक बहुत ही एक बोल्ड स्टेटमेंट थी, एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी और इसने पूरी दुनिया में ये बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक ख़ुद मुख्तार और इज़्ज़तदार कौम है और
इसका जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी इसका बहुत खैर मकदम किया। इसके अलावा जो करंट अकाउंट है उसमें डेफिसिट को ख़त्म किया, इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन इट विल बी अनफेयर अगर हम ये इन 3 सालों में इकॉनमी का जायज़ा ज़्यादा लेने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बहरान आया और हर जगह पर गुर्बत, बेरोज़गारी और इन तमाम चीज़ों ने डेरे जमाए। बल्कि इस हवाले से जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, क्रेडिट देना पड़ेगा आपको इमरान खान साहब की हुकूमत को कि इसमें वर्ल्ड बैंक ने, दुनिया के इंस्टीट्यूशंस ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, सब ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जिस तरह पाकिस्तान ने हैंडल किया है कोरोना की सिचुएशन को, वो बहुत सारे ममालिक से बहुत बेहतर उसकी पोजीशन है। लेकिन कुछ ग्रे एरियाज़ भी हैं। जो सबसे बड़ा नारा था वो तो था इत्तेसाब का। अब राजा आमिर अब्बास साहब क्योंकि नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे और नुनदान भी हैं, और मैं जब भी सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ वो हर जो इम्पोर्टेंट मुकदमा है उसमें बैठे नज़र आते हैं मुझे, और बड़ी इनकी गहरी नज़र है। राजा आमिर अब्बास, ये बयान फरमाइए कि इत्तेसाब के हवाले से जो वादा था 3 साल में, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, उसमें क्या कौम को बता सकती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जबकि जिसके ख़िलाफ़ सबसे बड़ा इल्ज़ाम था जो सुप्रीम कोर्ट से नाहल हुआ, वो सज़ा याफ्ता होने के बावजूद इस वक्त लंदन की फ़ज़ाओं में घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। तो फिर कहते हैं, हुकूमत कहती है कि हमने NRO भी नहीं दिया। देखिए समी, एहतसाब के हवाले से हम 2 प्रोंग चीज़ें देख सकते हैं, उसके 2 रुख देख सकते हैं। एक रुख जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो बेसिक और फंडामेंटल है वो ये है कि इमरान खान वो पहला लीडर है कि जिसने ये जो 2 बड़ी जमातें हैं और इनकी जो टॉप की लीडरशिप है, जिसे अनटचेबल समझा जाता था, जैसे कि शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है, उनको इस अंदाज में पेश किया है और उनके ख़िलाफ़ इस अंदाज से अकाउंटेबिलिटी को और लोगों को बताया है कि लोग अब समझ गए हैं कि चाहे ये शरीफ फैमिली हो जो कि लंदन में बैठी हुई है, चाहे ये आसिफ अली जरदारी साहब हों, उनकी फैमिली है, या उनके ओमनी ग्रुप है, या उनके केसेस हैं, कि ये जो दौलत है ना इनके पास, ये वाकई ही इस मुल्क की, आपकी, हमारी लूटी हुई दौलत है, जो कि इन्होंने बैरून मुल्क, आपने हालिया वो अशरफ गनी को देखा होगा, अरबों डॉलर जैसे 169 मिलियन डॉलर लेके गए हुए हैं। तो लोगों को ये तो पता चल गया कि जनाब ये वो लोग हैं कि जिन्होंने लूट मार करके, लूटिंग प्लंडरिंग करके ये पैसा ले गए वहाँ पे। दूसरा उसका फेस है कि जनाब ये तो लोगों को पता चल गया, अब लोगों को ये पता चलना चाहिए था कि क्या इन लोगों को हम सज़ा भी दे सकते हैं और क्या ये जो लूटी हुई रकूम है ये वापस मुल्क आ सकती है। इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने, चूँकि वो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते थे, एहतसाब का जो अदारा है जिसको हम नैब कहते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर करना था, उसको रिफॉर्म करना था, उसके कवानीन में तब्दीली लानी थी ताकि वो इफ़ेक्टिवली इन लोगों को पकड़ सके, इन लोगों को सज़ाएं दे सके, और जो हमारा अदालती निज़ाम है उसे दुरुस्त करना था हमारी पार्लियामेंट ने, ताकि ये जो केसेस हैं इनमें कोई डिसीजन आ सके। तो इस हद तक हमें जो कार्रवाई है वो उस लेवल की नज़र नहीं आई, क्योंकि जिसकी बेसिक वजह यह है कि पार्लियामेंट को अगर हम देखते हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन देखे, खुर्शीद शाह देखे, शहबाज शरीफ देखे, 2 अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, इवन PTI के अपने काफ़ी लोग हैं जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, तो पार्लियामेंट ने वहाँ पे चुप साध ली और वहाँ पे कानून साजी। मुझे एक सवाल का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप एहतसाब अदालतें बनाएं और आप 120 एहतसाब अदालतें बनाएं। हुकूमत आई इस बुनियाद पर थी, नारा ये था इलेक्शन में कि हम एहतसाब करेंगे। महीनों गुजर गए इस बात को और हम ये सुनते रहे एडवाइज़र से, मिनिस्टर से कि अब काबीना ने इतने पैसे अप्रूव कर दिए हैं, काबीना ने इतने पैसे अप्रूव कर दिए हैं, लेकिन वो अदालतें नहीं बनी, वो जजेस नहीं आए। तो मुझे ये बताइए कि ये जो वादा था, ये वादा पूरा करते हुए इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं? देखिए, जो हमारी लॉ डिवीज़न है और जो मुतलका हाई कोर्ट्स होती हैं, वहाँ से जुडिशल ऑफिसर्स आते हैं जिन्होंने आके नैब की अदालत का मतलब ये नहीं कि कोई कमरा खड़ा हो जाना है, वहाँ पे आपको जजेस चाहिए और एक जज के साथ आपको कम से कम
30-40 आदमी का एक स्टाफ चाहिए होता है। नहीं तो गवर्नमेंट के पास पैसे हैं तो इसमें क्या बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज कर चुकी है। लॉ डिवीजन पैसे की बात नहीं है सर, ये पैसों की वजह से नजर आया, फंड्स नहीं मिले। नहीं, फंड्स के अलावा जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बैठना है, जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने वहां से नाम देने थे और वो नाम ही अगर नहीं आ रहे, मुतल्लिका हाई कोर्ट से नाम ही बड़े डिले के बाद लॉ मिनिस्ट्री, ऑल्दो इसमें उनकी जो है सुस्त रफ्तारी हमें नज़र आई है, हमें लॉ डिवीजन का ये नज़र आया है कि वो सुस्ती है और इसको टॉप प्रायोरिटी पे करना चाहिए। बट द बेसिक क्वेश्चन है कि चलें अदालतें जितनी भी हो जाएं, जो 1, 2, 4, 10, 20 जो मेगा केसेस हैं कि जिनको एग्जाम्पल बनानी थी कि जनाब ये देखिए, ये हैं वो पैनामा के केसेस, ये हैं वो स्विस के केसेस, नाकाम हो गए। उसमें हमें जो अदालतों से नज़र नहीं आया और उस पर मॉनिटरिंग जजेस भी थे, उसमें सब कुछ था। तो ये अदालती सिस्टम को और ये नैब के अदारे को जब तक खान साहब मजबूत नहीं करेंगे तो आई फील कि इस हद तक आपकी ये बात दुरुस्त है कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस था उसमें इनको वो खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। लेकिन एक सेकंड समी साहब, एक बात जो इमरान खान ने वाकई ही फर्स्ट टाइम इस मुल्क में हम देख रहे हैं कि उन्होंने कि जो करप्शन की जो मेन जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो माफियाज हैं। उन्होंने पहली दफा माफियाज पे हाथ डाला। कौन सा पकड़ा गया माफिया का? सर एक सेकंड, पकड़ा कौन सा गया सिवाय अखबारी इश्तिहारी मुहिम के और जाती स्कोर जो लोगों ने सेटल किए हैं? ऐसी बात मुझे बताइए। आपके सामने है कि ये इंक्वायरीज चल रही हैं, शुगर की भी चल रही है। कितने अरसे से चल रही हैं? अब देखिए प्रोसेस चल रही है। इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं ना हुई, इससे पहले भी हो चुकी है इंक्वायरी हुई है, लेकिन माफियाज उभर के सामने आ रहे हैं, इससे हमको डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम नाम ले रहा है और इमरान खान वो लीडर है कि जो खुद उन माफिया, अब शुगर की बात हो रही है तो जरदारी साहब को देखें, नवाज शरीफ साहब को देखें, वो खुद शुगर इंडस्ट्री के सबसे बड़े बाहर घूम रहे हैं। नहीं, और इंडस्ट्री उनकी अपनी घर की है, 8-8, 20-20 उनकी फैक्ट्रीज हैं। तो इमरान खान साहब की तो कोई फैक्ट्री नहीं है, उनकी तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो ये वो वजह है कि वो जा रहे हैं। बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये जो 3 साल हुए हैं इसमें दुनिया में माफियाज में, आप सारी दुनिया ट्रैवल करते हैं कि माफियाज को कर्टेल करना, पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, चाहे वो लैंड माफियाज हों चाहे दूसरे हो। बट ही हैज़ टेकन द डायरेक्शन एंड वी आर होपफुल कि माफियाज के ऊपर हाथ डलेगा। और जब तक माफियाज को नहीं पकड़ेंगे ये बाकी छोटे तहसीलदारों और पटवारी से फायदा नहीं होगा। क्रेडिट इमरान खान साहब को और भी जाता है कि जो करप्शन की बात जिस तरह खुलकर सामने लेकर आए हैं वो नून लीग के खिलाफ या आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इससे पहले नहीं आया। लेकिन अगर हम देखते हैं तो जब नून लीग गवर्नमेंट में आती थी तो वो पीपल्स पार्टी की करप्शन के केसेस करती थी, और जब पीपल्स पार्टी आती थी वो नून लीग की करप्शन के केसेस करती थी। वो जो था सैफुर रहमान साहब, 10% कहना, ये सारी चीज़ें कहना, और बहुत से लोग अभी भी, इनफैक्ट आप बेहतर मुझे इस पर हमें गाइड कर सकेंगे, वो ये है कि जितने भी केसेस इस वक्त चल रहे हैं ये सारे पुराने केसेस हैं मोस्टली, जो इन्होंने आपस में बनाए हुए थे और इमरान खान साहब उन केसेस को लेकर चल रहे हैं। अब बात ये थी कि इमरान खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो इनके नतीजे भी लेकर आएंगे। मुझे एहतसाब का जो प्रोसेस है उस पर इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन के लोग जो पकड़े जाते हैं वो यही कहेंगे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। लेकिन मैं 2-4 केसेस का हवाला देता हूँ। मुझे ये बताइए, ये पंजाब का हर बंदा ये कहता है कि राना सनाउल्लाह में बहुत ख़राबियाँ थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मुखालिफिन को भी नीचा दिखाया होगा, लेकिन उनको आपने पकड़ लिया एक ऐसे केस में, ड्रग्स के केस में, जिसमें फिर अदालत को उनकी ज़मानत लेना पड़ी। और वो जो वज़ीर साहब थे वो हमें पता नहीं कस्में खाते हुए नज़र आए कौमी असम्बली में कि ये हुआ था वो। मुझे बताइए। अच्छा, फिर एहतसाब की बात करते हैं। मासूम लोगों को कत्ल किया गया साहिवाल में, CTD के लोगों ने मारा, उसको हम देखते हैं कि आप पैसा दे के उनका मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी आपने रॉन्ग उसकी प्रोसिक्यूशन की कि अदालत को वो बरी करना पड़ा। फिर आप कहते हैं कि जी ठीक है, आप हायर अदालत में जाएं और इसके खिलाफ अपील करें। मॉडल टाउन तारुल कादरी के साथ मिल के गए इमरान खान, यहाँ पर धरना दिया कि उनके कातलों को हम इंसाफ दिलाएंगे। 3 साल हो गए, 3 साल उस केस में। वो जो मासूम लोग जिनकी जानें गई, उनका ये सवाल बिटर होंगे। तहरीके इंसाफ वाले जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके मुझे पता है उनका सोशल मीडिया बड़ा बहुत ही वो फेटल है और वो पीछे पड़ जाता है। लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट ये सवाल है जिनके जवाब तो देने पड़ेंगे। आप सब अच्छा तकरीरें कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर, अभी मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा, ये मैं एहतसाब की बात कर रहा हूँ। 120 अदालतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आप 15 अदालतें नहीं बना सके आप उनको, और ये उसका इल्ज़ाम आप चीफ जस्टिस पर या अदालतों पर तो नहीं डाल सकते। आप अपने लॉ मिनिस्टर से पूछें कि उन्होंने क्या किया है।
ये इसका जवाब कोई राजा आमिर अब्बास दे सकता है? यू आर करेक्ट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे लोग मारे गए हैं, वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चल सकती किसी भी किस्म के। लेकिन जब हमें नज़र आता है कि एहतसाब में जब ये अरबों रुपए की वो टीटीज़ हम देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि छुट्टी वाले दिन अदालतें आके ज़मानतें देती हैं, जब हम देखते हैं कि रात को अदालतें निकल के ख़ास इनको आके ज़मानतें दे देती हैं, जब हम देखते हैं कि जनाब इस मुल्क से जाने के लिए 50 रुपए के बॉन्ड पे आपको बैरून मुल्क जाने दिया जाता है, तो हुकूमत को ये इश्यूज़ हैं। हुकूमत को जुडिशरी में देखिए, और नैब के अदारे में इंडक्शंस, नैब का चेयरमैन मौजूदा हुकूमत ने नहीं लगाया था। मुझे ये बात बताइए, इन दो मुल्ज़िमान ने, जिसमें एक साबका वज़ीर आज़म और एक खुर्शीद शाह साहब जो अंदर हैं, उन्होंने लगाया था। मैं लाहौर हाई कोर्ट ने या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप भेजें इनको इस तरह से, क्या वफाकी अदालत उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई? क्यों फौरी तौर पे भेज दिया? वो तो ये कहते हैं जी कि वो तो बड़े एक तरह का मजाक है वो, जिसमें वो हंसते हुए कहते हैं कि वो शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए। आप एक डील कर रहे हैं, नाम तो काबीना ने निकाला। आप अलीना अगर आप मुझे इजाजत दें, आप एक ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं जिस पर आपका इल्ज़ाम यह है कि उसने मुल्क को लूटा, बर्बाद कर दिया, और फिर आपने उनको बाहर भेज दिया और आप कहते हैं कि जनाब ये हमसे बड़ी गलती हो गई, उसने हमें झूठ बोला। तो अगर आपको कुछ चूना लगा सकता है तो आप वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं, आप वज़ीर आला हाउस में आपके बंदे बैठे हैं, पूरी हुकूमत आपके पास है। क्या ये कॉम्पिटेंट हुकूमत का है कि जिसको कोई आदमी चूना लगा के चला जाए? ये मुझे बताइए, ये फिर 3 साल में ये सबसे बड़ा शख्स था, पार्टी थी जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम था, उसके कायद को सुप्रीम कोर्ट में सजा होने के बाद आपने बाहर जाने की इजाज़त दी, और आप ये कहते हैं कि वो हमें चकमा दे के चला गया। तो जिन लोगों ने उसको एड किया इस चकमा देने में, क्या आपने किया उनके साथ? एक वजीर तब्दील किया, एक अफसर तब्दील किया, फिर वो कहाँ गई आपकी एहतसाब की कमिटमेंट? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और यही वो ग्रे एरिया है कि जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, जो उनके एडवाइज़र्स हैं या जिनकी ये ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि जनाब इनके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को ज़मानत दी, तो सुप्रीम कोर्ट में खोसा साहब की अदालत में जब इन्होंने चैलेंज किया, तो खोसा साहब ने भी कहा कि चूँकि अब ज़मानत हो चुकी है, ये कुछ हफ्ते कुछ ऐसे माहौल में रह ले कि शायद इनका प्रेशर कुछ कम हो जाए, जो कि हमने पहली दफ़ा कानूनी हिस्ट्री में देखा कि जी आबो हवा एक कन्विक्ट के लिए अदालत ने तो वोट लेके नहीं आई थी ना, जजेस ने तो देखे ना, कमिटमेंट तो ये हुकूमत की थी कि हम एहतसाब पर कोई लीनियंसी नहीं करेंगे। ज़मानत हुकूमत नहीं देती, ज़मानत बाहर जाने की इजाज़त हुकूमत ने दी। ECL पे से इन्होंने निकाला, इनकी कैबिनेट ने निकाला, और इनकी वो पंजाब की क्यों नहीं, वो कहते हैं जी वो हमें ये उन्होंने बताया कि हम बीमार, क्यों निकाला? जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि जनाब ये हमारी कारकर्दगी है, तो एहतसाब पर आपकी क्या कारकर्दगी है, मुझे बताइए। यू आर 100% राइट, और यही वजह है कि इमरान खान अब तो कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि वो चला गया और नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन क्या कैबिनेट को पता नहीं था या क्या इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात थे कि मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दे दिया गया? ये वो चीज़ें हैं कि जो अवाम के सामने आने चाहिए कि खाली वो मेडिकल और प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स थी या कोई और रिपोर्ट्स भी थी कि वो आज बैठे हुए मुल्क दुश्मन अनासरों से मुलाकातें कर रहे हैं। क्या उन सब को, चाहे उसमें हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट भी हो, उन्हें इल्म नहीं था कि मियां नवाज शरीफ साहब कहाँ पे जा रहे हैं और क्या बात करेंगे? तो दिस इज़ वेयर दे हैव लर्न देयर लेसन, और मुझे लगता है कि अब मज़ीद कोई ऐसी रिलैक्सेशंस और आप इनको कह लें डील्स या जो भी आप कहते हैं, ये नहीं होगी। और अगर होगी तो इमरान खान को 2 साल के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ना है, ये नहीं कि अब उसने सियासत से हट जाना है। तो ये वो फैक्टर है कि जो इन्वॉल्व होगा कि जनाब अगर पूरी फैमिली मुल्क से बाहर जाके बैठ गई है, इंजॉय कर रहे हैं, सारे फंक्शंस कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेयर इमरान खान जो उसका वोटर है वो इन चीज़ों को देख के फिर वापस टर्न करेगा कि जनाब नहीं, ये तो कुछ नहीं कर सके। अच्छा जी, चले ठीक है। अब ज़रा अलीना, आप क्योंकि खातून हैं और महंगाई के हवाले से जो ख़वातीन का मामला है, ट्रैक रिकॉर्ड उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो इस 3 साल में जो महंगाई है उसका ग्राफ
सर आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मेरा दिल चाह रहा था चाय के साथ बिस्किट खाने को, तो मैंने सोचा कि चले बिस्किट ले लेती हूँ। तो मुझे था कि 20 रुपये में आ जाएगा, लेकिन वो 20 रुपये का नहीं, वो 30 रुपये का आया। अभी खान साहब जो बातें कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। इनके अपने जो आती हैं, इनके फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं, वो यही बताते हैं कि हर लिहाज से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें इजाफा हुआ है, 13% इजाफा हुआ है। अब चलें उन सारी चीज़ों को छोड़ दें। 3 साल, मुझे 3 महीने और 3 का जो लफ्ज़ है ना, मुझे लगता है वो पीटीआई को बड़ा पसंद है। एक वो 3 महीने वाला इन्होंने कहा था कि 3 महीने में हम बताएंगे हमारा क्या प्लान होगा। अब 3 साल के बाद जो उन्होंने कारकर्दगी दी है, मेरे 3 सवाल हैं बेसिक। एक तो मुझे ये बता दें, इन्होंने कहा था कि ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, कितनी एम्प्लॉयमेंट दी गई है उस हवाले से कुछ हमें आगाह करें। इसके अलावा जो रियलिटी में है, एक होता है ना गोस्ट है, गोस्ट नहीं, रियलिटी में आप हमें बताएं, क्योंकि लोग तो यहाँ पे बेरोजगार हो रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि घर बनाएंगे, घर ये कैसे बनाएंगे जबकि घर बनाने वाला जो मटीरियल है वो इतना महंगा हो गया है। कुछ उस हवाले से हमें आगाह करें कि वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। बाकी ये है, बाकी जो सारी सूरत हाल है आपके सामने है। इसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो राजा आमिर बस आप देखें, जहाँ तक तो घर बनाने का ताल्लुक है, वो वज़ीर आज़म साहब ने वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे उन्होंने उनका ऐलान किया और उसमें टाइम लगता है। और ये भी उन्होंने कहा था, वो कहते हैं और मैं समझता हूँ कि वो जस्टिफाइड हैं कि 5 साल में आप जवाब देंगे, उसके बाद आप पूछें कि हमने घर बनाए या नहीं बनाए। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, वो तो पूरी दुनिया का ये फिनोमेना कोरोना की वजह से आया, उसका हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा और एक बात की तारीफ करना पड़ेगा सबको। नहीं, वो निकाला, देखें सरकारी इदारों में से कितने लोगों को सरकारी इदारों में ये बात भी आप जहन में रखें कि जो माजी की हुकूमतें थीं उन्होंने सियासी बुनियादों पर उन इदारों में इतनी ज़्यादा भर्तियाँ की, इतना बोझ उन पर डाला कि वो चलने के काबिल, पीआईए को, रेलवेज़ को, स्टील मिल्स को बर्बाद करने में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ था। उसमें इमरान खान पर तनकीद जायज़ नहीं है। देखिए, हमने जो उनका एरिया जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया उसका भी जिक्र किया और जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इकॉनमी में बहुत ज़्यादा वो मिरेकल्स या कोई तब्दीली नहीं ला सकते थे, लेकिन जो काम उन्होंने किए उसकी लोगों ने, बाहर की दुनिया ने उसकी तारीफ़ की, उनको सर्टिफिकेट दिया। हम एहतसाब जो है वो सबसे बड़ा करप्शन और लूटी हुई दौलत को वापस लाना, ये सबसे बड़ा मामला था। तो उसमें हमें ये नज़र आया, राजा आमिर अब्बास सीटीडी में जो जिन लोगों ने मासूम लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, उस मुकदमे में वो एक एग्जाम्पलरी हो सकता था मुकदमा। उसमें जिस तरीके से हुकूमत ने बिहेव किया और पैसा दे के उन लोगों के मुंह बंद कराने की कोशिश की, मुझे बताइए क्या वो जेब देता था इस हुकूमत को? देखिए, एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और वो जो बेगुनाह लोग इस तरीके से मारे गए तो उसमें जो हाकिम वक्त है वो रिस्पॉन्स। मैं आपका कमेंट लेता हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक पर जाना है। हम ये इसी मौजू पर जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत और आज जो 3 साला कारकर्दगी पर एक बड़ा इज्तिमा कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई मुख्तलिफ शहरों में, और पीटीआई वाले अताउल्लाह इसाक खेलवी के नारों पर नाचते भी रहे, गाते भी रहे, और उन्होंने कहा कि ये जो 3 साल हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ के शायद बेहतरीन 3 साल हैं। और इसमें एक और बहुत बड़ा दावा किया गया कि कायद आज़म के बाद अगर किसी लीडर ने कोशिश की है, जद्दोजहद की है सियासी इक़्तिदार में आने के लिए, तो वो इमरान खान साहब की जद्दोजहद है। बहरहाल वो उनका एक क्लेम है। हर सियासी कायद ने बहुत कोशिश की है, और अगर यहाँ पर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र ना करूँ तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी और ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान अक़वाम आलम में सर उठाकर जी रहा है और अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। बहरहाल ये प्रोग्राम में आगे इसमें भी गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन अब मैं, क्योंकि मुझे अनवर रज़ा साहब जो हमारे प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं और अमजद भट्टी साहब जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके सदर हैं, और दोनों ही बड़ी ये अहम बॉडीज़ हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक 2 मेंबर बेंच था जो सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा था उसके हवाले से जो ऑर्डर था उसको रिकॉल किया, और इसके साथ साथ ही असूल वज़ा किए उन्होंने। बड़ी जो इसमें क्लैरिटी दी कि जो सुओ मोटो है वो किस तरह से लिया जाएगा, और तय कर दिया अपने फ़ैसले में कि किसी जज, किसी बेंच को इस बात का इख्तियार नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं
ये उनका प्रोगेटिव है। बहरहाल इस फैसले पर गुफ्तगू होती रहेगी। राजा आमिर अब्बास, दो चीज़ें, एक तो ये बयान कर दीजिए, और दूसरा जो मामला था सहाफ़ियों को हरासा करने का, वो उन्होंने कहा है कि वो चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। तो ये बताइए कि फिर उस पर क्या कोई नया बेंच बनेगा या वो मामला भी बस अब गोल हो गया? देखिए, ये जो आज का फैसला है, अगर हम देखें ये जो कानून की जूरिस्प्रूडेंस होती है, ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, और ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2-4 डिफरेंट व्यूज़ आ रहे थे, कोई एक क्लियर और कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं थी, और पर्टिकुलरली ये सो मोटो के हवाले से कि वहाँ पे एक किस्म की फोरम शॉपिंग हो रही थी कि आप एक के पास चले जाइए, एक जज साहब कुछ और कर देंगे, एक जज साहब कुछ और कर देंगे। तो ये एक एज ए लॉ स्टूडेंट आई बिलीव कि हमें अब चाहिए था कि एक वाज़ेह तरीक़ेकार, ऑल्दो तरीक़ेकार पहले भी था, लेकिन आज की जजमेंट के बाद वाज़ेह हो गया, एक कानूनी शक्ल दे दी गई है कि एक बाइंडिंग उसको बना दिया गया है कि ये जनाब तरीक़ेकार है। और इस तरीक़ेकार में जो चीफ जस्टिस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन उन्होंने दी, उन्होंने कहा द चीफ जस्टिस एंड द जजेस, इनको सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। इसका मतलब है कि वाकई ही चीफ जस्टिस कुछ और भी हैं बाकी जजेस से। तो ये इख्तियार दिया कि जनाब किसी को भी अगर कोई ऐसी चीज़ किसी बेंच को नज़र आती है, दे वुड रेफर द मैटर टू द चीफ जस्टिस। वो फैसला आपने पढ़ लिया है, और वो फिर इसको इन्वोक भी करेंगे और वो ही किसी को बुला पाएंगे। ये नहीं कि जिस जज की जो मर्जी है वो सरकार को लेटर लिखे कि ये आप बात आ जाइए। ठीक है, मैं इस पर पूरा प्रोग्राम करूंगा, और ये जो फैसला है जिसमें पावर्स आप डिसेंट्रलाइज करने की बजाय सेंट्रलाइज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में तो जो इख्तियारात हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। भारत मैं अभी, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम है, मैं इस मौजू पर आपको दोबारा ज़हमत दूंगा, और एक दो और हम आपके तरह के सीनियर वकील बैठकर तो फिर ये जो फैसला है किस तरीके से हुआ और इसका इम्पैक्ट होगा उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे ये बात, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं अनवर रज़ा साहब की तरफ जाता हूँ। आज बड़ी एश्योरेंस दी जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, जस्टिस उमर-ए-ताब बंदयाल ने, जस्टिस काजी अमीन साहब ने कि बिल्कुल हम एक दीवार बन जाएंगे अगर सहाफ़ियों पर कोई कदगन लगाई गई, और ये भी कहा कि सहाफ़त पर हमला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है। जो शॉर्ट आर्डर आया उसमें इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल नहीं की गई। अनवर रज़ा, हो सकता है जो डिटेल वर्डिक्ट आए उसमें ये चीज़ें शामिल हों। अब ये मामला जो है सहाफ़ियों को जो हरासा किया जा रहा है, और आज हुकूमत दावे भी कर रही है अपने 3 साल पूरा होने के बाद कि बड़ी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस है। व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं? समी साहब देखिए, आज जो फैसला है उसके 2 पहलू थे, एक तो पॉलिटिकल और एक उनका लीगल एस्पेक्ट था। वो तो कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया कि आपने आज खुद नोटिस पर किस तरह असूल वज़ा किए और रूल्स कायम कर दिए कि अब आप जो माजी की तरह हमने देखा कि माजरत के साथ जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने आज खुद नोटिस लिए और फिर उसका क्या हशर हुआ, तो यकीनन ये कोर्ट ने डिटरमिन करना ही था और ये अच्छा था और कि उस पर फैसला हो। ये तो एक लीगल पहलू था जिस पे हमने बात की। एक अगर पॉलिटिकल पहलू देखें और रूल्स की बात करें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हमारी जो पिटिशन थी वो रूल्स के मुताबिक हमने वहाँ पर फाइल नहीं की थी, लेकिन जजेस ने ये कहा कि आपकी जो पिटिशन है, जो जर्नलिस्टों को हरास किया जा रहा है, इसका मामला वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो हमारी एप्लीकेशन को, हमारी पिटिशन को रिजेक्ट भी कर सकते थे चूँकि रूल्स के मुताबिक नहीं थी और रूल्स यही कहते थे। लेकिन उन्होंने जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी को हरास किया जा रहा है, जो थ्रेड्स हैं, उसके मुतालिक उन्होंने वाज़े कहा। ये पॉलिटिकल बात थी कि हम दीवार बनकर खड़े होंगे। देखना ये है कि क्या उनके जो डिटेल फैसला आता है उसमें ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने कोर्ट में कहीं क्या उसमें शामिल होंगी। अगर तो वो उस जजमेंट का हिस्सा हैं तो फिर तो हमारे लिए वो इफ़ेक्टिव हैं, और अगर वो पॉलिटिकल बात थी कि जो कोर्ट में कही गई तो फिर उसका हमें शायद उस तरह फ़ायदा ना हो। अब देखना ये है कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमारा मामला रेफ़र किया गया है उसको चीफ जस्टिस साहब कब टेकअप करते हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट को आप देखें हरास किया जा रहा है, मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं, अगवा के मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें थ्रेट्स किया जा रहा है। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जल्द टेकअप करना चाहिए ताकि हम
अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनके सामने रखें, और अब मज़ीद जो हमसे माजी में गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को दूर करके हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अदालत के सामने रखें, और अदालत हमें जामिन बने हमारी कि हम आपके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला था जो आ जाए। अच्छा भट्टी साहब, आपकी जो एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन, पास जिसको आप कहते हैं, बड़ा उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और इसको एक्नॉलेज किया जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी अपनी कन्वर्सेशन में आपसे। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की तो आप हमारे साथ लिएज़ान रखें, आप हमारे साथ रब्ता रखें। कितना रीएश्योरिंग है ये आपके लिए, ये उनकी स्टेटमेंट जो है, और किस तरह का मैकेनिज़्म आप चाहेंगे मुस्तकबिल में कि पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं किसी सहाफ़ी को डराया जाए, हरासा किया जाए, किसी ग्रुप का वो निशाना बने, हुकूमत का निशाना बने, तो उसको किस तरीके से आप समझते हैं कि वो आप एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और पूरी पाकिस्तानी जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उसके बीच? बिल्कुल शमी साहब, आप ख़ुद भी कमरे अदालत में आज मौजूद थे, और जिस वक्त मैं जो लार्जर बेंच है 5 रुकनी लार्जर बेंच रोस्टरम पर खड़ा सहाफ़ियों की नुमाइंदगी कर रहा था, तो उसमें जो इस बेंच में शामिल तीनों जो अहम जज हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, अब ये तीनों जो ऑनरेबल जजेस हैं, इन्होंने जो जर्नलिस्ट के हवाले से और मुझे मुखातिब करते हुए जो उन्होंने अल्फाज कहे वो हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई का सबब बने हैं। अब देखिए, जो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, उनका ये कहना था कि सहाफ़ी हैं वो कौम की ज़मीर की आवाज़ हैं, और जब भी उस हवाले से अगर सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उनको जब भी इस हवाले से हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ होंगे। अब आप देखें जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने कितनी बड़ी बात की कि आज़ादी राय पर जो हमला है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ काजी अमीन साहब हैं, उनका ये कहना था कि अगर सहाफ़ियों पर कोई ज़द पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जंगी बुनियादों पर उनके सामने होगी। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि ये अब जो ऑर्डर आया है, जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, उसमें तो नहीं, लेकिन जो डिटेल जजमेंट है उसमें ये जो उनकी अगर ये बातें आ भी जाती हैं तो अगर ना भी आएँ तो फिर भी हमारे लिए बड़े एक हौसले की बात है। जहाँ तक शमी साहब आपने बात की, तो मैं आपको बताऊँ कि बदकिस्मती से हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम एक पूरे एक माशरे की एक आवाज़ बनते हैं, और हर तबका जो है वो यही कहते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो अरबाब इक़्तिदार तक आप पहुँचाएँ, लेकिन हमारा बेसिकली ख़ुद कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं समी साहब को बताऊँ कि अब सहाफ़ियों की जो है वो इससे हवाले से अब ITNE एक ट्रिब्यूनल है, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ़ जो प्रिंट मीडिया है उस तक महदूद है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो ये दादरसी कर ही नहीं सकता। अब ITNE सिर्फ एक फोरम है, ट्रिब्यूनल है, जिसके चेयरमैन है, और वो कभी वो सीट खाली होती है, और अब बदकिस्मती से मार्च से वो उस पर चेयरमैन नहीं है, अभी हुकूमत उसकी तैनाती नहीं कर रही। अब होता क्या है कि जब ITNE में कोई केस जाता है, बड़ी मुश्किल से अगर वो किसी जर्नलिस्ट के हक़ में चला भी जाता है, वो अपीलेबल नहीं होता, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, लेकिन जो उसके जो इसके हमारे जो एंटी होते हैं वो आर्टिकल 199 के तहत वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके तो उस पर स्टे ले लेते हैं, और हाई कोर्ट में समी साहब 5-5 साल से ऐसे केसेस हैं जो ITNE ने जर्नलिस्ट के हक़ में किए हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे हुआ है, उस पर फैसला ही नहीं हो रहा। अब इसमें हमारा ये इरादा है कि हम जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम उससे ये इस्तदा करेंगे कि आप जो न सिर्फ प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बनाए जिसका कोई हाजिर सर्विस जज हो, हाई कोर्ट के लेवल का हो, सुप्रीम कोर्ट के लेवल का हो, जहाँ पर सिर्फ जर्नलिस्ट जो हैं उनकी दाद रसी की जाए। पूरे पाकिस्तान में जितना भी मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उन पर कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो एक ट्रिब्यूनल है जो कि खुसूसी कायम किया जाए, वहाँ पर हमारी वो बात सुनी जाए। क्योंकि अब जैसे मैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ, और आज सुप्रीम कोर्ट में भी बात की कि पूरे पाकिस्तान में जर्नलिस्ट पे कोई भी इशू होता है वो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर होने की वजह से वो हमसे रुजू करते हैं, और वो कहते हैं कि आप चीफ जस्टिस के साथ आपका रोज़ाना रब्ता होता है, जजेस के साथ आपका, तो आप ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास लाएँ। लेकिन ज़री बात है, अपेक्स कोर्ट है, इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार पिटिशन भी फाइल करें। तो हमारी ये राय है, और हम ये तजवीज़ देंगे चीफ जस्टिस उनको मिल के कि आप हमारे लिए एक स्पेशल एक अलहदा एक ट्रिब्यूनल बनाए जहाँ पर जितने पेंडिंग हमारे केस हैं, और इसके अलावा आइंदा भी जो भी केस हो वो ट्रिब्यूनल में भी उसको सुना लाइव ट्रिब्यूनल। बहुत अच्छा, यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन, इस पर हम गुफ्तगू दें। सहाफ़ियों के लिए जो इक़दामात पास कर रही है या जो प्रेस क्लब्स के फोरम्स और जो दूसरी तंजीमें कर रही हैं उस पर, और राजा आमिर अब्बास से ज़रा इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले अमजद भट्टी साहब ने ये बताया कि वो जल्द मुलाकात भी करेंगे चीफ जस्टिस साहब से, कोशिश करेंगे और कोई ऐसा एक लाइव कोई ट्रिब्यूनल या एक जज साहब कोई बना दिए जाएं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, आज़ादी इजहार राय के हवाले से जो मामलात हैं उनको स्पीडीली वो टेकअप करें। क्योंकि इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि जब हुकूमत को या ये जो ताकतवर ग्रुप्स हैं, ये माफियाज़ हैं, जब इनको ये अंदाज़ा होगा कि एक एपेक्स कोर्ट जो है वो बिल्कुल इस मामले पर नज़रें जमा के बैठा है, तो 80-90% बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये वाक़यात वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। राजा आमिर अब्बास, आप प्रैक्टिकल इसको क्या आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए इसको, इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए? हाउ शुड जर्नलिस्ट प्रोसीड? देखिए, भट्टी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ निशानदेही की है, और चूँकि भट्टी साहब पटिशनर भी थे इसमें, और मैं भट्टी साहब से, क्योंकि मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में पिछले 30 साल हो गए हैं, 15 साल सुप्रीम कोर्ट में हो गए हैं, ये देख रहा हूँ कि ये जो कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, ख़ासकर अब जबकि ये हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स का सिलसिला चल पड़ा है, तो आप देखते होंगे कि यूट्यूब में जब भी कोई फ़ैसला आता है, तो जब ये लोग उसके बारे में बात करते हैं तो किसी माहिर कानूनदान या किसी रिटायर्ड जज से कम लेवल की बात नहीं करते और जो इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो भट्टी साहब को क्या ये इल्म में नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन है वो कैसे फ़ाइल करनी थी, और क्या वजह थी कि एक मखसूस अदालत में एक मखसूस जज के पास ये जाके ले जाते हैं और वहाँ जाके अपनी मर्ज़ी का, क्या जज आज इस फैसले में और कोर्ट में बात भी हुई कि लिटिगेंट्स को कतई ये इजाज़त नहीं होगी कि वो अपनी मर्ज़ी का एक जज चूज़ करें और उसके पास ले जाके पिटीशन दाखिल कर दें, कोई नंबर ना हो। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि भट्टी साहब लोग ने, जो कि इतने समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की बीट को और फैसलों को, उन्होंने क्यों ये जाके दाखिल की। अब जब रह गया दूसरा बात कि एक सेकंड यहाँ पे रुक जाएं। मुझे नहीं पता, भट्टी साहब ने तो खैर आज बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, जो जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से या इख्तियारात के हवाले से, उनका सहाफ़ियों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, आपके पास क्या चॉइस रह जाती है? आप अगर एक साल अगर आपकी पटिशन्स ना लगें, वो हुकूमत आपको उठा के ले जा रही हो और उसके बाद छोड़ रही हो और कुछ पता ना चले, कोई उसको ये बताने के लिए तैयार ना हो कि क्यों उठाया और क्यों छोड़ा, और जिसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा हो, उसके पास क्या चॉइस होती है? हो सकता है कि वो इतनी उस वक्त परेशानी के आलम में वो वहाँ पर चले गए होंगे। भट्टी साहब, ज़रा कुछ थोड़ा सा जो राजा आमिर अब्बास साहब ने बात कही, इस पर अगर आप इज़हार ख्याल करना चाहें तो। जी बिल्कुल समी साहब, जैसे आपने भी इशारा किया कि आपके खुद आप एक मामले में एक मिनिस्टर जो हैं विक्टिम है, आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट में केस जो है बार बार लगता ही नहीं है, फिक्स ही नहीं होता, साल हो गया, बार बार मर गए। तो उसमें एक हमारे देखिए माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। राजा साहब ने जैसे बात तो की है, लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि किसी हॉस्पिटल के दौरे के दौरान भी अगर या किसी जगह पे विजिट हो रहा है किसी जज का, वहाँ पे कोई एक साहिल है, उसने कोई अगर एप्लीकेशन कोई अपनी दरख्वास्त दिया तो उस पर भी नोटिस ले लिया गया। तो उसमें हमारा तो ये था कि एक कम से कम हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। आज कोर्ट को भी, लार्जर बेंच को भी हमने यही कहा है कि ये हम इस टेक्निकल चीज़ें, क्वेश्चन ऑफ लॉ में हम जाते ही नहीं। हमारा मसला सिर्फ ये है कि जो मुल्क भर में जो जर्नलिस्ट को मसाइल दरपेश हैं, उनके अजाले के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई वाज़े तौर पर कुछ स्टांस ले। एक सेकंड, आप चले गए, चीफ जस्टिस भी बैठे हुए थे उसी दिन, आपने क्यों नहीं जाके डायरेक्ट चीफ जस्टिस को दे दी? हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं राजा साहब, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर एक ट्रिब्यूनल या एक जज अगर हो तो इसकी प्रैक्टिकलिटी हमें कोई इसका बड़ा आसान तरीका है कि जैसे डिफरेंट हाई कोर्ट्स में आपके इल्म में है, नैब कोर्ट के लिए उन्होंने अलहदा एक बेंच बनाया हुआ है, आपके एटीसी के बने हुए हैं, आपके इनकम टैक्स के मैटर्स के लिए अलहदा बेंचेस हैं। तो ये मुतलका चीफ जस्टिस साहिबान से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बैठ के बात करें कि आप एक स्पेसिफाई कर दें कि ये बेंच जो सा है ये सिर्फ मीडिया के लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, ये जो पटिशन्स आती हैं उनको सुनेंगे, और आपकी पटिशन्स ये नहीं कि सालों साल पड़ी रहेंगी, ये इस बेंच में चली जाएगी, ये डेडिकेटेड बेंच है और आपके फैसले आएंगे। एंड इट्स नॉट कि अगर कोई हुकूमती आदमी किसी के साथ कुछ हरकत करता है तो पुलिस के पास जाएं, वो पुलिस के जेर असर है। जो लोअर जुडिशरी है उसमें भी मैं बड़ी निहायत माजरत के साथ जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हायर जुडिशरी, अनवर रज़ा, अगर हायर जुडिशरी तक ये मामला ना हो
तो बड़ा मुश्किल है, आपकी कोई दाद रसाई तो हो नहीं सकती। समीर साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए हम जो पिटिशन की टेक्निकल चीज़ें थी उसको एक तरफ रखते हैं। आप देखिए कि लार्जर बेंच के 5 जज साहिबान थे, उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि आपका मामला बड़ा सेंसिटिव है और हम इसकी हसासियत को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। जो बात भट्टी साहब ने की बिल्कुल ये बड़ी दुरुस्त है कि हमें एक स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम करना चाहिए जिसमें आप देखिए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो केसेस हैं वो भी आएँ और आज़ादी इज़हार राय से मुतालिक जो केस है वो टेकअप किया जाए फौरी तौर पर। और क्या आमिर अब्बास साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर किसी को अगवा किया जाता है तो उसकी पिटिशन अगर 6 माह नहीं लगेगी तो मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा फोरम है कि जहां पर हम जा सकें। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपका इख्तियार चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस लेने का है तो हमको उन्हीं के पास जाना है, हम उन्हीं के पास जाएंगे। क्योंकि देखिए समीर साहब ने ये बात दुरुस्त की कि कोई बड़ा बासर वजीर है उसका पुलिस पर इन्फ्लुएंस होगा, मातहत जो अदालतें हैं वहाँ पर उनका इन्फ्लुएंस होगा। और मैं खुलकर बात करता हूँ, देखिए फवाद चौधरी साहब खुद भी वकील है, उनका इन्फ्लुएंस तो है, ऐसी बात नहीं कि नहीं। अगर ऐसा ना होता तो आज तक फिर समी इब्राहिम साहब का केस कोई मंतकी इंजाम तक पहुंचता। तो हमें ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में आईने पाकिस्तान जो हमें हक हासिल देता है, जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का, हुकूमतें तो ये काम नहीं करते। तो हमारी जो सारी हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो हमारे मामले को एज स्पेशल ट्रीट करें। क्योंकि देखिए हम अवामी बात करते हैं, हम शहरी आज़ादियों की बात करते हैं, हम लोगों के हकूक़ की बात करते हैं। अगर हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो मुझे बताएं कि क्या सो कॉल्ड आज़ादी कहाँ रहेगी। फिर तो फिर चाइना मॉडल होगा कि आप मीडिया को जिस तरह कहेंगे कि सब वो वैसे ही करेगा। बिल्कुल जी भट्टी साहब, मैं आपकी मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखें हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन सा बेंच है। आज भी लार्जेस्ट बेंच के सामने मैंने ये कहा कि बहसीयत अदारा न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और उसके तमाम ऑनरेबल जजेस हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें तो अपने जो मामलात हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मामलात हैं उन्हें सुना जाए और हमारी दादरसी की जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जजेस हैं ऑनरेबल हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। और वाज़ेह तौर पर हमने ये बावर भी करवाया है आज कमरा अदालत में कोर्ट को। बिल्कुल आपने सही कहा। इनका जवाब देते हुए समीर साहब एक बात बता दूं कि कुछ बात 40 सेकंड्स के ये बात करें, ट्रिब्यूनल होना चाहिए, कोई ऐसा फोरम होना चाहिए, बट कानून में ये सेटल्ड है कि जो जजेस हैं वो कानून साजी नहीं कर सकते। किसी भी ट्रिब्यूनल के लिए, किसी भी अदालत को क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी जब तक नहीं होगी, जब तक ये जर्नलिस्ट पार्लियामेंट। राजा साहब हमको ये तो नहीं कह रहे कि एक नाम हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बहुत सारे जो जजेस हैं वो ऑर्डर करते हैं कि फलां मुकदमा है, उसकी रिपोर्ट आए, मंथली रिपोर्ट आए, उसको सुपरवाइज करते हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म चीफ जस्टिस इंटरनल बना दें जिसमें ये हो कि जो आए केसेस फंडामेंटल राइट्स के ये केसेस हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, तो वो फौरी तौर पर उनको टेकअप कर लिया जाए। लेकिन समीर साहब मुझे ये बात लग रही है राजा आमिर अब्बास साहब की कि अगर कोई दूसरे चीफ जस्टिस आते हैं तो शायद वो बेंच ख़त्म कर दें। ये बात ठीक है इनकी कि हमें लेजिस्लेशन करनी चाहिए इस पार्लियामेंट से ताकि ये मुस्तकिल बुनियादों पर हमारा बेंच कायम रहे और कोई भी गवर्नमेंट आए। चले वो तो मुस्तकिल बुनियादों की तो आगे जाके बात आएगी ना। अभी जो फौरी तौर पर एक इशू है जो जर्नलिस्टों को उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, अभी तो लेजिस्लेशन और कानून साजी का मामला नहीं है ना। अभी तो सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट हो सकती है ना भट्टी साहब कि स्पीडीली जो भी केस आए चीफ जस्टिस साहब, रजिस्ट्रार साहब को हदायत करें कि जनाब इसको तो फौरी तौर पर आपने लगाना है। कोई इस किस्म की एश्योरेंस तो आप ले सकते हैं भट्टी साहब। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। और यही समीर साहब इसी हवाले से अभी जो हमारी जो डेलीगेशन है पास का वो हमारा है, इंशाल्लाह चीफ साहब से हमारी जल्द मुलाकात होगी, उसमें ये तमाम चीज़ें हम सामने लाएंगे ताकि हम वेटिंग में ना रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा आपका और भट्टी साहब और राजा आमिर अब्बास। पेशेंस का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने माफ़ी चाहता हूँ बार बार मैंने आपकी जो बात है उसमें मुदाखलत की। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।